हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे सेबी सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेबी सर्कुलर की तरफ। सबसे पहला सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन टेक्निकल ग्लिचेस इन स्टॉक ब्रोकर्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। अब यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर्स किसको बोला गया है? वो प्लेटफॉर्म्स जिनका यूज करके आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। चाहे आप शेयर को बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, या फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कॉल पुट, ये सब कर रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म का यूज करके कर रहे हो आप, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक ब्रोकर्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे 5पैसा, जीरोधा, एंजल वन, ग्रो ऐप, ये सब क्या है? एक स्टॉक ब्रोकर्स है। तो यहाँ पे सेबी ने क्या बोला है? जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स हैं आज की डेट में, वो किससे काम कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेबी ने क्या बोला है कि अगर आपके प्लेटफॉर्म पे कोई भी टेक्निकल ग्लिच आता है, जिसकी वजह से कस्टमर कस्टमर मतलब आम जनता जो उनका प्लेटफॉर्म यूज करके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से कस्टमर को कोई भी दिक्कत आती है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, या उसका कोई फाइनेंशियल लॉस होता है, या फिर मार्केट की रेपुटेशन खराब होती है, तो हम क्या करेंगे? आप पे पेनल्टी डालेंगे। और इसका नाम दिया उन्होंने टेक्निकल ग्लिच। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि आपके प्लेटफॉर्म में अगर टेक्निकल ग्लिच आया तो आप पे पेनल्टी लग सकती है। अब यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच में इन्होंने डिफाइन क्या किया है? इन्होंने बोला है कि अगर कोई व्यक्ति आपका प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है और आपके प्लेटफॉर्म के फेलियर की वजह से उसको 5 मिनट या उससे ज्यादा का डिले हो जाता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो यहां पे क्या माना जाएगा? इसको एक टेक्निकल ग्लिच माना जाएगा और आप पे पेनल्टी लग सकती है। मतलब एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। सपोज एक राहुल है और ये क्या करता है? ग्रो ऐप यूज करता है, और ये सुबह 10 बजे बैठ गया टाटा मोटर्स का शेयर परचेज करने के लिए। अब इसके डीमैट अकाउंट में पैसा भी है, सब कुछ है, ठीक है। और ये टाटा मोटर्स के शेयर पे गया और वहां बाई कर रहा है, पर बाई हो नहीं रहा। किसकी वजह से? ग्रो ऐप के फेलियर की वजह से। ग्रो ऐप में कोई दिक्कत आ गई थी, उसकी वजह से ये टाटा मोटर्स का शेयर परचेज नहीं कर पा रहा है। और अगर ये 10-5 तक टाटा मोटर्स का शेयर परचेज नहीं कर पाया, तो इस फेलियर को क्या माना जाएगा? टेक्निकल ग्लिच। ये किसकी गलती हुई? ये ग्रो ऐप की गलती हुई। इसकी जवाबदेही किसकी होगी? ग्रो ऐप की। अब देखो, ये 5 मिनट तक टाटा मोटर्स का शेयर परचेज नहीं कर पाया, तो इसको क्या कहलाया जाएगा? टेक्निकल ग्लिच कहलाया जाएगा, और ग्रो ऐप पे पेनल्टी लगा सकता है सेबी। ये चीज बोली गई है कि अगर आपके प्लेटफॉर्म में कोई फेलियर आता है जिसकी वजह से कस्टमर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, और वो जो फेलियर है वो 5 मिनट या उससे ज्यादा रहता है, तो उसको हम क्या मानेंगे? एक टेक्निकल ग्लिच। वहीं सपोज अगर राहुल 10 बजे टाटा मोटर्स का शेयर परचेज करने लगा, पर किसी कारणवश ऐप की दिक्कत की वजह से वो परचेज नहीं कर पा रहा था, पर 10:03 पे उसका ऑर्डर प्लेस हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको टेक्निकल ग्लिच नहीं मानेंगे। इसमें ग्रो ऐप पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी कि 2-3 मिनट का फेलियर या 2-3 मिनट का डिले हर ऐप को अलाउ किया है सेबी ने, कि इतना चलता है, पर 5 मिनट या उससे ज्यादा का होगा तो आपको क्या कहलाया जाएगा? इसको टेक्निकल ग्लिच कहलाया जाएगा, और आप पे क्या लग सकती है? पेनल्टी लग सकती है। पहली बात ये होगी टेक्निकल ग्लिच। दूसरी क्या बोली सेबी ने? कि ये जो टेक्निकल ग्लिच वाला हमने क्लॉज डाला है, ये सभी ब्रोकर्स पे एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ उन्हीं ब्रोकर्स पे एप्लीकेबल है जिसका कस्टमर बेस 10,000 से ज्यादा का है। जिसके पास 10,000 या 10,000 से ज्यादा क्लाइंट है, उन्हीं पे ये टेक्निकल ग्लिच वाला क्लॉज एप्लीकेबल होगा, बाकियों पे नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो बातें हो गई। अब यहाँ पे सेबी ने एक बात और बोली है। देखो, कभी कभी क्या होता है, ऐप एकदम सही होती है, पर किसी और कारणवश राहुल टाटा मोटर्स का शेयर नहीं परचेज कर पाता। जैसे कि सपोज ऐप एकदम सही चल रही है, पर जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके सर्वर में कोई दिक्कत आ गई, जैसे बीएससी हो गया, एनएससी हो गया, इनके सर्वर में कोई दिक्कत आ गई, तब भी क्या होगा? राहुल को टाटा मोटर्स का शेयर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ग्रो ऐप की कोई गलती नहीं थी, यहाँ पे गलती किसकी थी? स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर की। तो इस चीज को हम टेक्निकल ग्लिच में इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर स्टॉक मार्केट के सर्वर की वजह से अगर कस्टमर जो है वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर पा रहा है, तो इसको हम टेक्निकल ग्लिच में इंक्लूड नहीं करेंगे, और इसके दौरान स्टॉक ब्रोकर्स पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। दूसरा उन्होंने क्या बोला? कि अगर सपोज राहुल की अकाउंट की केवाईसी पेंडिंग है, तो वो क्या कर पाएगा?
तो वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, टेक्निकल ग्लिच में इंक्लूड नहीं करेंगे कि भाई आपकी कोई केवाईसी पेंडिंग हो डीमैट अकाउंट की, या फिर आपका कोई बैक ऑफिस रिपोर्टिंग एरर हो, तो उसको हम टेक्निकल ग्लिच में नहीं डालेंगे। फिर क्या हुआ, सपोज राहुल ने अब टाटा मोटर्स का शेयर परचेज करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने डीमैट अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे। पैसे कैसे डालेगा, बैंक के थ्रू, पर वो बैंक के थ्रू डीमैट अकाउंट में पैसे नहीं डाल पा रहा है। तो यहाँ पे गलती किसकी हुई, यूपीआई सर्वर की या बैंक सर्वर की। तो इस चीज को भी हम क्या करेंगे, इस चीज को भी टेक्निकल ग्लिच में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर चौथा, सपोज देखो टाटा मोटर्स का शेयर खरीदना चाहता है राहुल। अब ये क्या सोच रहा है कि मैं पहले इसकी थोड़ी सी एनालिसिस कर लेता हूँ। एनालिसिस मतलब कि इसका चार्ट कैसा है, पिछले 6-5 साल में ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, या फिर इसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट कैसी है, वो चेक करना चाहता है। और अगर वो शो नहीं कर रही है, पर राहुल टाटा मोटर्स का शेयर परचेज बाय एंड सेल कर सकता है, और अगर उसका चार्ट शो नहीं कर रहा है ऐप में, तो इसको भी हम टेक्निकल ग्लिच नहीं मानेंगे। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि अगर जैसे आप समझ लो एक नई कंपनी है एबीसी कंपनी, और आप चाहते हो मैं इसका शेयर बाय एंड सेल करूं, और आप उसका शेयर बाय एंड सेल तो कर पा रहे हो, पर उसका चार्ट शो नहीं हो रहा है, आपको कुछ कोई भी कारणवश आपको वो चार्ट शो नहीं हो रहा है, तो इसको हम टेक्निकल ग्लिच नहीं मानेंगे। टेक्निकल ग्लिच किसको मानेंगे, कि आप बाय एंड सेल नहीं कर पा रहे हो, बस उसी बात को। अगर उसका चार्ट शो नहीं हो रहा, उसको पिछले 3 साल में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, उसमें कितने प्रोमोटर्स का हिस्सा है, वो सब अगर डिटेल शो नहीं हो रही है, पर आप बाय एंड सेल कर पा रहे हो ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेक्निकल ग्लिच नहीं बोलेंगे। कि भैया आपको चार्ट शो नहीं हो रहा है किसी शेयर का, या उसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट शो नहीं हो रही है किसी शेयर की, तो वो डिले चलेगा, उसमें आप थोड़ी देर बाद दोबारा चेक कर सकते हो। पर बाय एंड सेल हो रहा है तो ओके है। अगर बाय एंड सेल 5 मिनट से ज्यादा का डिले हो रहा है, बाय एंड सेल नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, टेक्निकल ग्लिच बोलेंगे। इन सब चीजों के कारण अगर आप कोई ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, तो आपको टेक्निकल ग्लिच की कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा। ये बोला है सेबी ने। अब यहाँ पे बात होगी इस चीज की। अब बात करते हैं, अगर टेक्निकल ग्लिच हो गया, उसके बाद जो हमारा ब्रोकर है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ब्रोकर को क्या करना पड़ेगा, विद इन 2 आवर्स, जिस टाइम उसका टेक्निकल ग्लिच अकड़ हुआ, विद इन 2 आवर्स उसको स्टॉक एक्सचेंज को और अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब ये किसके थ्रू कर सकता है, क्लाइंट्स को कैसे इन्फॉर्म कर सकता है, कि भाई अपने जो वेबसाइट है उस पर एक ये नोटिफिकेशन डाल दे, या अपनी एप्स पर नोटिफिकेशन डाल दे, या एसएमएस या ईमेल के थ्रू अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म कर सकता है कि भाई हमारी ऐप में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आया था। फिर इसको T+1 डे में, T+1 डे मतलब जिस दिन टेक्निकल ग्लिच हुआ उसके अगले दिन एक रिपोर्ट बना के देनी है। एक रिपोर्ट बना के देनी है, प्रिलिमिनरी इंसिडेंट रिपोर्ट, जिसमें क्या बताएगा ये, कि बेसिक इंसिडेंट डिटेल, कि भाई उस दौरान जो हमारा टेक्निकल ग्लिच आया था उस दौरान हुआ क्या था हमारी ऐप में, जिसके कारण लोग ट्रेड नहीं ले पाए टाइमली। तो वो चीज इसको रिपोर्ट करनी है स्टॉक एक्सचेंज को, कितने में, T+1 डे में। मतलब अगर आज टेक्निकल ग्लिच आया तो अगले दिन इसको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज में। और अगर अगले दिन हॉलीडे होगी तो नेक्स्ट जिस दिन स्टॉक मार्केट ओपन होगा उस दिन उसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। फिर इसको एक रूट कॉज एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी 14 वर्किंग डेज में, कि भाई हमारा जो टेक्निकल ग्लिच आया था उसका मेन कारण क्या था, उसको हमने रिजॉल्व कैसे किया है, और फ्यूचर में ये चीज ना हो उसके लिए हमने क्या क्या एक्शन लिए हैं। और ये सब चीजें इसको कहाँ रिपोर्ट करनी पड़ेगी, स्टॉक मार्केट में तो करनी पड़ेगी, कौन से पोर्टल के थ्रू, सामूहिक परिवर्तन मंच, प्रतिवेदन मंच, ठीक है, सामूहिक प्रतिवेदन मंच, ये एक कॉमन पोर्टल बनाया है, इस पे इसको ये सारी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि भाई स्टॉक ब्रोकर अगर स्टॉक ब्रोकर जो है वो अगर स्टॉक एक्सचेंज को ना बताए कि भाई हमारी ऐप में टेक्निकल ग्लिच आया था, और वो पेनल्टी से बच जाए, वैसा करे। अगर जैसे सपोज स्टॉक ब्रोकर जो है, इसके में कोई टेक्निकल ग्लिच आया 8 मिनट का, और ये सब बाकी प्रोसेस ना करे, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट ना करे, और क्या फिर ये पेनल्टी से बच जाएगा, नहीं। सेबी ने अपना मैकेनिज्म भी चलाया हुआ है कि देखो अगर बाय चांस स्टॉक ब्रोकर चालाक बने और वो हमारे को अपनी गलती ना बताए, तो हम भी उसकी गलती पकड़ सकते हैं, किसके थ्रू, लामा के थ्रू, ठीक है। तब लामा का फुल फॉर्म क्या है, लॉजिंग एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। इसमें ये एपीआई का यूज करते हैं। एपीआई क्या होता है आपका, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये क्या होता है, बेसिकली ये एक तरीके से ब्रिज का काम करता है। जैसे हमारा स्टॉक ब्रोकर है, और यहां पे आएगा एपीआई, और यहां पे आएंगे हमारे स्टॉक एक्सचेंज। जैसे स्टॉक ब्रोकर पे राहुल था, राहुल ने क्या किया, राहुल ने टाटा मोटर्स का शेयर का ऑर्डर डाला, ये
ऑर्डर जो डालेगा ये एपीआई कन्वे करेगा कि भाई जो हमारा स्टॉक ब्रोकर है, ये स्टॉक ब्रोकर ग्रो समझ लो, कि जो ग्रो ब्रोकर है उस पे एक राहुल नाम का आदमी है, उसने टाटा मोटर्स का शेयर अप्लाई किया है और ये इंफॉर्मेशन एपीआई स्टॉक एक्सचेंज को देगा। फिर स्टॉक एक्सचेंज इसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके स्टॉक अलॉट कर देगा। ऐसे चलता है ये एपीआई, मतलब ब्रिज का काम करता है स्टॉक ब्रोकर के एंड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। तो यहां पे क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज इस एपीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन निकाल लेगा कि भाई 8 मिनट हो गए, 8 मिनट से ग्रो से कोई ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, ना बाय का ना सेल का। तो मतलब इसमें क्या है, कोई टेक्निकल ग्लिच है और इसने हमें रिपोर्ट नहीं किया तो डबल पेनल्टी। समझ रहे हो बात? देखो, एक तो हो गया टेक्निकल ग्लिच हुआ, तब तो पेनल्टी डालेंगे डालेंगे वो। और अगर टेक्निकल ग्लिच को आपने रिपोर्ट नहीं किया, इन सब चीज प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, तो डबल पेनल्टी भी डल सकती है। पर यहाँ पे एक राहत दी है सेबी ने। सेबी ने बोला है कि सपोज जैसे कि ग्रो ऐप है, एक होगी ग्रो ऐप मोबाइल एप्लीकेशन, एक होगी ग्रो की वेबसाइट। अगर आपकी एप्लीकेशन पे ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहे हैं और आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, तब हम आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे, तब हम इसको टेक्निकल ग्लिच में इंक्लूड नहीं करेंगे और इस पे कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। या आपकी जो वेबसाइट है उस पे ऑर्डर प्लेस नहीं हो पा रहे हो, उस पे कस्टमर शेयर को बाय सेल नहीं कर पा रहा है, पर आपकी ऐप पे अगर कस्टमर शेयर को बाय सेल कर पा रहा है, तब भी उस सिनेरियो में भी हम आप पे कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। ठीक है? तो ये था हमारा टेक्निकल ग्लिच इन स्टॉक ब्रोकर्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन मर्चेंट बैंकर्स। रिसेंटली हमने ये चीज डिस्कस की थी, दिसंबर मंथ के जो हमने सेबी सर्कुलर पढ़े थे उसमें हमने डिस्कस किया था मर्चेंट बैंकर्स के बारे में। तो सेबी ने रिसेंटली क्या किया है, मर्चेंट बैंकर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक है हमारी कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर्स और एक है हमारी कैटेगरी 2 मर्चेंट बैंकर्स। तो देखो, कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर्स है, उसके पास एक स्पेशल फैसिलिटी दी गई है, एक स्पेशल पावर दी गई है। वो क्या, कि अगर कोई कंपनी चाहती है अपना आईपीओ इश्यू करवाना, तो किसको कांटेक्ट करेगी, सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर्स को। तो यहां पे सेबी ने क्या बोला था कि अगर कोई कंपनी चाहती है मर्चेंट बैंकर्स बनना, वो भी कैटेगरी 1 वाला, तो उसको मिनिमम नेटवर्थ कितनी चाहिए होगी, 50 करोड़ की। और वहीं अगर वो चाहती है कैटेगरी 2 मर्चेंट बैंकर बनना, तो उसके लिए मिनिमम नेटवर्थ कितनी चाहिए होगी, 10 करोड़ की। ठीक है? पर ये बात है अगर कोई नई कंपनी मर्चेंट बैंकर बनना चाहती है, मतलब जिसने जनवरी 3 2026 और उसके बाद अप्लाई किया है, तो उसके लिए क्राइटेरिया कितना नेटवर्थ का, 50 करोड़ और 10 करोड़ फॉर कैटेगरी 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। पर वहीं जो हमारे पुराने मर्चेंट बैंकर्स हैं, जो 3 जनवरी 2026 से पहले के मर्चेंट बैंकर्स हैं और जो कैटेगरी 1 में है और कैटेगरी 2 में है, उनके लिए एकदम से न्यू क्राइटेरिया नेटवर्थ का मैच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे सेबी ने एक उनको प्रोसेस्ड मैनर दे दिया है कि भाई आप एकदम से 50 करोड़ 10 करोड़ वाला क्राइटेरिया मैच नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। आपने क्या करना है, 2 जनवरी 2027 तक जो कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर्स हैं उनको अपनी नेटवर्थ बढ़ा के कितनी करनी पड़ेगी, 25 करोड़। और वही जो कैटेगरी 2 मर्चेंट बैंकर्स हैं उनको अपनी नेटवर्थ बढ़ा के कितनी करनी पड़ेगी, 7.5 करोड़। और वहीं 2 जनवरी 2028 तक 25 करोड़ से बढ़ा के आपको कितनी करनी पड़ेगी, 50 करोड़। और 7.5 करोड़ से बढ़ा के कितनी करनी पड़ेगी, 10 करोड़। ये बोला है सेबी ने। और लिक्विडिटी नेटवर्थ तो हमें पता ही है कितना होता है, 1/4। जो भी हमारा कैप नेटवर्थ का क्राइटेरिया है उसका 1/4 हमारे को लिक्विड नेटवर्थ चाहिए। तो कैटेगरी 1 के लिए 2 जनवरी 2027 तक नेटवर्थ कितनी है, 25 करोड़ की। ठीक है? तो उसको लिक्विड नेटवर्थ कितनी मेंटेन करनी पड़ेगी, 25 करोड़ का 1/4 कर लो, 25% यानी कि 6.25 करोड़। और वही 7.5 करोड़ नेटवर्थ एंड 1.875 करोड़ आपकी लिक्विड नेटवर्थ। और वहीं 2 जनवरी 2028 तक इनको कितना करना पड़ेगा, नेटवर्थ करनी पड़ेगी 50 करोड़। और कैटेगरी 2 वाले को 10 करोड़। और वहीं लिक्विड नेटवर्थ की बात करें तो 1/4 कर लो इसका, 12.5 करोड़ एंड 2.5 करोड़। ये क्राइटेरिया किसके लिए, जो पहले से ही काम कर रहे हैं एज अ कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर एंड कैटेगरी 2 मर्चेंट बैंकर। पर वहीं अगर अगर किसी को नया सपोज मैंने आज अपनी कंपनी बनाई एबीसी कंपनी, और मैं चाहता हूं कि मैं मर्चेंट बैंकर बनूं कैटेगरी 1 का, तो मेरे को इनिशियल कैपिटल कितनी चाहिए होगी, 50 करोड़ की नेटवर्थ चाहिए होगी, जिसमें से लिक्विड नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 12.5 करोड़। ये क्राइटेरिया किसके लिए दिया है इन्होंने, फेज्ड मैनर में, जो पहले से ही काम कर रहे हैं। ठीक है? इस सर्कुलर से आने के पहले काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बोला गया है कि देखो आप एकदम से 50 करोड़ नहीं कर पाओगे अपनी नेटवर्थ। आपने क्या करना है, 2 जनवरी 2027 तक अपनी नेटवर्थ को 25 करोड़ ले जाओ, और 2 जनवरी 2028 तक उस 25 करोड़ को 50 करोड़ ले जाओ। वहीं कैटेगरी टू वालों को क्या बोला है कि आप अपनी नेटवर्थ को 7.5 करोड़ ले जाओ, और फिर 2 जनवरी 2028 तक इसको 10 करोड़ ले जाओ।
अब यहाँ पे इस सर्कुलर में एक चीज और एग्जांपल दी है, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा नेटवर्थ और लिक्विड नेटवर्थ में क्या फर्क हुआ। सपोज एक बैंक है, उसने कैश में पैसा रखा है 100 रुपए, उसने एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट रखा है 100 रुपए का, उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किए हैं 100 रुपए, ठीक है, उसने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है 100 रुपए, और उसने निफ्टी 500 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है सपोज 100 रुपए, ठीक है। तो इसकी टोटल नेटवर्थ कितनी होगी? 1 2 3 4 5, 500 रुपए की इसकी टोटल नेटवर्थ होगी। वहीं अगर हम इसकी लिक्विड नेटवर्थ की बात करें, लिक्विड नेटवर्थ, तो यहाँ पे हेयर कट जीरो एप्लीकेबल है तो यहाँ पे 100 रुपीज आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो एप्लीकेबल है तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 10% का हेयर कट है तो यानी कि 90 रुपए, यहाँ पे भी 10% का हेयर कट एप्लीकेबल है यानी कि 90 रुपए, यहाँ पे 30% का हेयर कट एप्लीकेबल है यानी कि 70 रुपए। तो ये टोटल कितना बन गया? 450 रुपए। अब देखो इसकी नेटवर्थ कितनी थी? 500 रुपए की, पर इसकी लिक्विड नेटवर्थ कितनी है? 450 रुपए। तो ये अंतर है आपके किसमें? नेटवर्थ में एंड लिक्विड नेटवर्थ में। हेयर कट क्या होता है? मतलब कि अगर आपने किसी चीज में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, तो आपको रिटर्न में कितने पैसे मिलेंगे। अगर आपके पास कैश है तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। आपने एफडी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, तो उसको भी हम पूरा का पूरा इंक्लूड करेंगे। वहीं आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसमें 10% का नुकसान होने का चांस है, तो आप उसको 90 रुपए लेके चलो। फिर वैसे आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसमें भी 10% का नुकसान होने का चांस है, उसको भी आप 90 रुपए लेकर चलो। और वहीं आपने निफ्टी 500 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसमें 30% लॉस होने का चांस है, तो आप उसको 70 रुपए मान के चलोगे। हर 100 रुपए के हिसाब से आप क्या मानोगे कि मेरे पास सिर्फ 70 रुपए ही है। तो ये होती है आपकी लिक्विड नेटवर्थ और ये क्या होती है आपकी नेटवर्थ। अब यहाँ पे सेबी ने एक बात और बोली है कि अगर कोई मर्चेंट बैंकर है कैटेगरी 1 वाला जो आईपीओ इशू करता है, ठीक है, अगर वो किसी कंपनी का आईपीओ इशू करने जा रहा है, किसी कंपनी का आईपीओ इशू करने जा रहा है, तो उस कंपनी में इस मर्चेंट बैंकर्स के जो एम्प्लॉयज हैं या जो मैनेजर पोस्ट पे ऑफिसर्स हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट एक लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब एक मर्चेंट बैंकर्स है एबीसी, एबीसी मर्चेंट बैंकर, और ये एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी का आईपीओ इशू करना चाहता है, ठीक है, एक्स वाई जेड कंपनी का आईपीओ लॉन्च करवाना चाहता है अपने थ्रू। अब यहाँ पे क्या है, एबीसी कंपनी का जो मैनेजर है राहुल, उसकी इन्वेस्टमेंट पहले से ही चल रही है एक्स वाई जेड कंपनी में। तो क्या एबीसी मर्चेंट बैंकर एक्स वाई जेड कंपनी का आईपीओ इशू करवा सकता है? सेबी ने कहा करवा सकता है, पर कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है? जो मेंबर्स है मर्चेंट बैंकर्स के, उनकी इन्वेस्टमेंट 0.1% ऑफ कैपिटल, पेड अप कैपिटल, और 10 लाख, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, अगर उस क्राइटेरिया को मैच कर गई तो एबीसी मर्चेंट बैंक इसका आईपीओ इशू नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल मैं समझाता हूं आपको, दो क्राइटेरिया बताता हूं। सपोज इशूअर की पेड अप कैपिटल है 50 करोड़, इशूअर की पेड अप कैपिटल है 50 करोड़, ठीक है, तो 50 करोड़ का 0.1% कितना हुआ? 5 लाख। और दूसरा क्या बोला है? 10 लैक्स, 10 लैक्स, विच एवर इज लो, इन दोनों में से लेस कौन सा है? 5 लाख। तो इस सिनेरियो में अगर एबीसी मर्चेंट बैंकर चाहता है एक्स वाई जेड कंपनी का आईपीओ लॉन्च करना, तो इसके जो मैनेजरल पोस्ट पे या ऑफिसर्स जो हैं या इसके एम्प्लॉयज हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट इस एक्स वाई जेड कंपनी में 5 लाख से कम की होनी चाहिए। अगर 5 लाख या उससे ज्यादा की हुई, उस सिनेरियो में ये मर्चेंट बैंकर इस कंपनी का आईपीओ लॉन्च नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरा सिनेरियो देखो, अगर इशूइंग पेड अप कैपिटल जो है, ईश्वर की जो पेड अप कैपिटल है वो सपोज 2000 करोड़ है, पेड अप कैपिटल जो है वो 2000 करोड़ है, तो इसका 0.1% कितना हुआ? 2 करोड़। और दूसरा सिनेरियो क्या है? 10 लाख। तो इस केस में हम कौन सी लिमिट रखेंगे? 10 लाख, विच एवर इज लो। देखो अगर 0.1% और 10 लाख, इन दोनों में से जो भी वैल्यू लोअर होगी उसको हम रेफरेंस पॉइंट रखेंगे, और जो मर्चेंट बैंकर्स हैं उनकी इंप्लॉयज की इन्वेस्टमेंट उस रेफरेंस पॉइंट से कम होनी चाहिए। अगर मर्चेंट बैंकर्स के एम्प्लॉयज की इन्वेस्टमेंट उस रेफरेंस पॉइंट से ऊपर हुई तो वो उस कंपनी का आईपीओ लॉन्च नहीं कर पाएगा मर्चेंट बैंक। तो रेफरेंस पॉइंट कैसे निकालेंगे? 0.1% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड 10 लाख, इनकी इन दोनों में से जो भी वैल्यू आएगी उसमें जो लोएस्ट वैल्यू होगी उसको हम रखेंगे रेफरेंस पॉइंट। जैसे इस सिनेरियो में 10 लाख को हमने रेफरेंस पॉइंट रखा, और इस सिनेरियो में हमने 5 लाख को रेफरेंस पॉइंट रखा।
तो इस जो पहले वाला सिनेरियो है हमारा, पहले वाला सिनेरियो, इस सिनेरियो में अगर एबीसी मर्चेंट बैंक आईपीओ इशू करवाना चाहता है तो इसके एम्प्लॉयज की जो इन्वेस्टमेंट है XYZ लिमिटेड कंपनी में वो 5 लाख से कम होनी चाहिए। वहीं दूसरे केस में अगर एबीसी बैंक चाहता है इस कंपनी का आईपीओ लॉन्च करना तो इनके एम्प्लॉयज की इन्वेस्टमेंट जो है वो रेफरेंस पॉइंट कितना है, 10 लाख, 10 लाख से कम होनी चाहिए, तभी वो XYZ कंपनी का आईपीओ लॉन्च कर पाएगा। ठीक है, तो ये दो सिनेरियो यहाँ पे बताया है सेबी ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन फिजिकल सिक्योरिटीज के ऊपर। अब ये सर्कुलर क्या है, कैसे काम करेगा, ये मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूं, तब आपको ज्यादा रिलेट कर पाओगे बजाय ऐसे समझाने के। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। देखो आज की डेट में क्या हो रहा है, आप अपना कोई भी ऐप खोल रहे हो, वहां पे आपको शेयर बढ़िया शो कर रहा है। जैसे आप उस पर बाय का बटन क्लिक करते हो, आपके अकाउंट में वो शेयर क्रेडिट हो जाता है और आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। और जैसे आप सेल का बटन दबाते हो, आपका शेयर बिक जाता है और आपको पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। पर पहले ऐसे नहीं होता था। पहले शेयर जो ट्रांसफर किए जाते थे, बेचे जाते थे, बाय और सेल किए जाते थे, वो फिजिकल फॉर्म में किए जाते थे। पेपर की फॉर्म में शेयर होता था और उसको आप एक दूसरे को खरीदते बेचते थे। तो वो कैसे करते थे, उसके लिए एक ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट होती थी। जैसे एग्जांपल से समझाता हूं मैं। एक विजय नाम का आदमी है, एक विजय नाम का आदमी है, इसके पास है एबीसी कंपनी के शेयर, एबीसी कंपनी के शेयर, और वो भी फिजिकल फॉर्म में, मतलब पेपर की फॉर्म में। अब ये चाहता है इस कंपनी के शेयर को किसी और को बेचना। तो विजय क्या करेगा, और सपोज इसको एक व्यक्ति मिल गया जो इससे ये एबीसी कंपनी के फिजिकल शेयर खरीदने के लिए तैयार हो गया, और उसका नाम है सपोज रवि। तो यहां पे क्या होगा, सबसे पहले इन दोनों के बीच में एक ट्रांसफर डीड साइन होगी। ट्रांसफर डीड साइन होगी जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि विजय अपने एबीसी कंपनी के शेयर जो है वो रवि को हैंडओवर कर रहा है, बदले में रवि विजय को इतने पैसे दे रहा है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे ट्रांसफर डीड में एग्जीक्यूट की जाएगी। और विजय क्या करेगा, रवि को ये एबीसी कंपनी के फिजिकल शेयर हैंडओवर कर देगा और रवि बदले में विजय को पैसे दे देगा। फिर अब रवि क्या करेगा, इसके बाद जब उसके पास ये फिजिकल शेयर्स आ गए बीसी के, तो वो ये ट्रांसफर डीड की कॉपी, ठीक है, ट्रांसफर डीड जो होगी, साथ ही साथ ये फिजिकल एबीसी कंपनी के फिजिकल शेयर्स जो है, फिजिकल शेयर्स जो है, इसको लेकर पहुंचेगा एबीसी कंपनी में। वहां पे इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देगा और फिर एबीसी कंपनी क्या करेगी, ये जो फिजिकल शेयर्स जो पहले विजय के नाम पे थे, इसको अलॉट कर देगी किसके नाम पे, रवि के नाम पे। तो सबसे पहले क्या होगी, आपकी ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट होगी। फिर वो जो ट्रांसफर डीड की कॉपी होगी और फिजिकल शेयर्स होंगे ओरिजिनल, वो रवि लेके जाएगा कंपनी के पास, वहां पे सबमिट करेगा और कंपनी क्या करेगी, उन शेयर्स को रवि के नाम पे अलॉट कर देगी जो पहले विजय के नाम पे थे। ये होता था पहले। ठीक है, फिर यहां पे क्या हुआ, सेबी ने इसको बंद कर दिया। अब सेबी ने क्या बोला कि जिन लोगों ने ये ट्रांसफर डीड साइन कर चुके हैं, ट्रांसफर डीड साइन कर चुके हैं, पर ये वाला स्टेप करना रह गया था उनका, जो रवि का ये वाला स्टेप था ना, कि ट्रांसफर डीड और ओरिजिनल कॉपी को सबमिट करना कंपनी में और वहां से अपने नाम पे नए शेयर इशू करवाना। ठीक है, जिन्होंने ट्रांसफर डीड साइन कर दी है, पैसे और शेयर एक्सचेंज कर लिए आपस में, पर उसको कंपनी में सबमिट करना और अपने नाम पे दोबारा इशू करवाना रह गया है, उनके लिए सेबी ने एक विंडो खोली है, कब से कब तक के, 5 फरवरी 2026 से लेके 4 फरवरी 2027 तक। ठीक है, कि अगर आपने ये ट्रांसफर डीड साइन कर चुके हो 1 अप्रैल 2019 से पहले, 1 अप्रैल 2019 से पहले अगर आप ये ट्रांसफर डीड साइन कर चुके हो, तो अब आप उस ट्रांसफर डीड को लेके और ओरिजिनल कॉपी को लेके जाइए कंपनी में, उसको अपने नाम पे इशू करवाइए और वो इशू होगा आपका डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में। अब वो फिजिकल फॉर्म में इशू नहीं होगा, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू होगा। और ये स्पेशल विंडो खोली है 1 साल की। ये चीज बोली है इस सर्कुलर में, ये चीज बोली है इस सर्कुलर में। ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको फिर से कैसे काम करेगा ये सर्कुलर पूरा का पूरा। तो देखो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है कि आपकी जो डीड है, ट्रांसफर डीड, वो पहले ही साइन हो चुकी होनी चाहिए। ट्रांसफर डीड पहले ही एग्जीक्यूट हो चुकी होनी चाहिए। कब से पहले, 1 अप्रैल 2019 से पहले। और दूसरी कंडीशन क्या रखी है इन्होंने, कि आपके पास ओरिजिनल फिजिकल शेयर्स होने चाहिए।
ओरिजिनल फिजिकल शेयर्स होने चाहिए और ट्रांसफर डीड पहले ही एग्जीक्यूट हो चुकी होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, ट्रांसफर डीड में आपके दो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपकी ये है ट्रांसफर डीड, ट्रांसफर डीड इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है आपका पहला होता है आपका यहाँ पे ट्रांसफरर, ट्रांसफरर मतलब सेलर, और दूसरा होता है आपका ट्रांसफरी, ट्रांसफरी ये कौन होता है? बायर। जैसे इस केस में ट्रांसफरर कौन होगा? विजय, और ट्रांसफरी कौन होगा? रवि। ठीक है, बेच कौन रहा है? विजय, तो वो क्या होगा? ट्रांसफरर, और खरीद कौन रहा है? रवि, वो क्या होगा? ट्रांसफरी। ये होता है आपकी ट्रांसफर डीड। ठीक है, अब यहां पे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि रवि ने बाय कर देते हैं 100 शेयर्स एबीसी लिमिटेड के फ्रॉम विजय। ठीक है, और ये इन्होंने ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट कर दी थी ईयर 2018 में। 2018 में ट्रांसफर डीड साइन कर चुके थे, और विजय ने रवि से पैसे ले लिए थे, बदले में रवि को फिजिकल कॉपीज दे दी थी, फिजिकल मतलब फिजिकल शेयर दे दिए थे एबीसी कंपनी के रवि को। ठीक है, विजय ने। अब यहाँ पे क्या हुआ? विजय के पास ट्रांसफर डीड भी है, ओरिजिनल शेयर्स भी हैं, पर वो किसी कारणवश कंपनी में नहीं जा पाया और उसको अपने नाम पर लॉट नहीं करवा पाया। किसी भी कारणवश, या उसको फॉरेन जाना पड़ गया, या उसके घर में कोई एक्सपायर हो गया, और किसी भी कारणवश नहीं कर पाया। फिर बाद में सेबी ने बंद कर दिया। ठीक है, 2019 में सेबी ने बंद कर दिया था ये चीज। अब उसके पास वो ट्रांसफर डीड और फिजिकल शेयर्स जो है वो फंसे पड़े हैं। अब यहाँ पे सेबी ने नई विंडो खोल दी है 1 साल के लिए। अब जो रवि है वो क्या करेगा? उस ट्रांसफर डीड को और जो ओरिजिनल शेयर्स हैं उनको लेकर जाएगा एबीसी कंपनी में, और उसको अपने नाम पर अलॉट करवा लेगा। और वो जो अलॉटमेंट होगी वो डीमैट फॉर्म में होगी। वो किस फॉर्म में होगी? डीमैट फॉर्म में होगी। और यहाँ पे एक बात याद रखना कि देखो, जब ये रवि आज की डेट में देखो 2018 में ट्रांसफर डीड साइन हुई। ठीक है, अब चल रहा है 2026। 2026 में गया एबीसी कंपनी में, तो एबीसी कंपनी ट्रांसफरर को भी ढूंढेगी। ठीक है, ट्रांसफरर से भी कंफर्म करेगी एक बार। ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ट्रांसफर डीड आपकी फेक हो, साइन जाली हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो एक बारी ट्रांसफरर से भी कंफर्म करेगी। और अगर बाय चांस एबीसी कंपनी ट्रांसफरर को, ट्रांसफरर कौन है इस केस में? विजय, विजय को एलोकेट नहीं कर पाई या विजय से बात नहीं कर पाई, तो यहाँ पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा? वो डायरेक्टली रवि के नाम पे अलॉट नहीं कर देगी इन शेयर्स को। पहले क्या करना पड़ेगा? एबीसी कंपनी को एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, और लास्ट बार विजय जहां सपोर्ट किया गया था, जो उसका लोकल एड्रेस था लास्ट बार का। ठीक है, सपोज 2019 के बाद विजय से किसी ने कांटेक्ट ही नहीं किया, तो लास्ट जो 2019 में विजय का लोकल एड्रेस था, उसके लैंग्वेज, उस एरिया की लैंग्वेज जो होगी, लोकल एरिया जो जिसका विजय का जो लोकल एड्रेस है, समझ लो दिल्ली का, तो दिल्ली में आपकी लोकल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। तो हिंदी न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में, नेशनल न्यूज़पेपर में तो करना ही पड़ेगा प्रिंट। साथ ही साथ विजय का जो लोकल एड्रेस होगा, सपोज विजय हुआ तमिलनाडु का, तो तमिल तमिल वाले लैंग्वेज वाले न्यूज़पेपर में, ठीक है, दो न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश और एक विजय का जो लास्ट लोकल एड्रेस होगा, वहां की लोकल लैंग्वेज जो होगी, उस लैंग्वेज में एबीसी कंपनी को इश्तेहार पब्लिश करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करनी पड़ेगी कि हम सो एंड सो ट्रांसफर डीड के अकॉर्डिंग ये शेयर्स जो कि पहले विजय के नाम पर लॉट थे, ये हम कन्वर्ट करके दे रहे हैं रवि को। और ये जब पब्लिश करेगी कंपनी, एबीसी कंपनी जब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करेगी, उसके बाद इसको 30 दिन का टाइम वेट करना पड़ेगा। 30 दिन के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर 30 दिन तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तब तो वो ट्रांसफर कर देगी, और ऑब्जेक्शन आ गया तो ट्रांसफर नहीं करेगी। मतलब विजय कहीं से वो न्यूज़पेपर पढ़ ले और उसको याद आया कि नहीं नहीं मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है, ये मेरे साथ धोखाधड़ी हो रही है, तो वो जाके अपील कर सकता है। और अगर कोई अपीलमेंट नहीं आई 30 दिन तक के लिए, तो क्या करेगी एबीसी कंपनी? ये शेयर्स जो हैं वो रवि के नाम पे क्या कर देगी? ट्रांसफर कर देगी, और उसको डीमैट फॉर्म में, उसके डीमैट अकाउंट में क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी। पर यहाँ पे सेबी ने एक चीज और की है कि जैसे कंपनी आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करती है शेयर, वो शेयर्स क्या रहेंगे? 1 साल के लिए लॉक इन रहेंगे। 1 साल के लिए आप उसको बाय एंड सेल नहीं, मतलब उसको सेल नहीं कर पाओगे। 1 साल तक आप उस शेयर को सेल नहीं कर पाओगे। 1 साल तक वो आपके डीमैट अकाउंट में क्या रहेंगे? लॉक रहेंगे।
कि भाई एक साल में कभी भी विजय को याद आ जाए कि नहीं नहीं यार ये तो मेरे ही शेयर्स थे, मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं, मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या किया हुआ है सेबी ने कि आपके जो ट्रांसफर डीड के अकॉर्डिंग जो शेयर आपके बनते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट तो कर देंगे हम, पर उसको एक साल के लिए हम क्या करेंगे, लॉक इन रखेंगे। और ये सारा प्रोसेस जो है वो 70 डेज के अंदर, 70 डेज के अंदर कंपनी को कंप्लीट करना पड़ेगा, जिस दिन उसको ये ट्रांसफर डीड और ये जो सारे डॉक्यूमेंटेशन है रिसीव हुए उसके 70 दिन के अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सर्कुलर की तरफ। नेक्स्ट सर्कुलर है हमारा बेस्ड ऑन क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर के ऊपर। मतलब स्टॉक मार्केट हमारा बंद होता है 3:30 बजे, तो 3:30 बजे जो एक शेयर है उसका क्लोजिंग प्राइस क्या रहेगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके ऊपर ये सारा सर्कुलर है। तो देखो पहले सेबी कैसे कैलकुलेट करता था, VWAP के थ्रू, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस मेथड के थ्रू। अब ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि समझ लो यहाँ पे रखते हैं हम प्राइस और यहाँ पे रखते हैं हम क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स। तो सपोज 102 रुपये, 102 रुपये रख लेते हैं। 102 रुपये पे हमारे टोटल शेयर ट्रेड हुए हैं, वो हुए हैं 200। 101 पे हमारे ट्रेड हुए जो शेयर वो हुए हैं टोटल 100। और वहीं 100 रुपये पे हमारे शेयर जो ट्रेड हुए हैं वो भी कितने हुए हैं, 100। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आपका एवरेज निकाली जाएगी इन सभी शेयर्स के प्राइस की। और वो कैसे निकाली जाएगी, सिंपल सा है, 102 इंटू 200 प्लस 101 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, कितने हैं हमारे 400। तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 40500 डिवाइडेड बाय 400। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 101.25। ठीक है, तो जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा शेयर का वो कितना रहेगा, 101.25 रुपीज। और ऐसे ही सभी शेयर्स का कैलकुलेट होता था। पर यहाँ पे मेजर ड्रॉबैक क्या था कि कोई अगर बड़ा प्लेयर एकदम से बाय सेल कर दे ह्यूज अमाउंट ऑफ शेयर्स, तो ये पूरा प्राइस जो है वो क्या हो जाता था, डिस्टॉर्ट हो जाता था। पूरा एवरेज प्राइस जो है, क्लोजिंग प्राइस जो है एक शेयर का, वो खराब हो जाता था। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं आपको बताता हूँ, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि 200 रुपए पे 5000 शेयर एक बड़ी फर्म ने डिस्पोज कर दिए। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज क्या होएगा, अब ऊपर देखो ये कितना हो जाएगा, 10 लाख, ऊपर 10 लाख जोड़ दो और नीचे 5000 जोड़ दो, तो ये कितना हो गया, लगभग लगभग 192 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 192.66, 193 रख लेते हैं, इसको राउंड फिगर में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 193। तो यहाँ पे देखो पहले क्लोजिंग प्राइस कितना आ रहा था, 101.25, पर एक बड़े प्लेयर की वजह से क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस एकदम से बढ़ के कितना हो गया, 193। अब देखो क्लोजिंग प्राइस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, जो हमारी डेरिवेटिव सेटलमेंट्स होती है, फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह की सेटलमेंट होती है, वो किस पे होती है, क्लोजिंग प्राइस पे। फिर हमारे जो इंडेक्स फंड्स कैलकुलेशन होती है, जैसे निफ्टी 50, ठीक है, ये सब जो इंडेक्स होते हैं इनकी कैलकुलेशन होती है वो किस पे होती है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। फिर वहीं जो म्यूचुअल फंड्स के नैव होते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स होती हैं, उसकी कैलकुलेशन किस पे होती है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। तो एक बड़े प्लेयर की वजह से क्या हो सकता है, क्लोजिंग प्राइस काफी ज्यादा वेरी कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। इसलिए सेबी ने क्या बोला कि हम एक जेन्युइन मेथड, थोड़ा ट्रांसपेरेंट एंड प्रॉपर मेथड यूज करेंगे, जिससे क्या हो, एकदम से मार्केट का जो रेट है फ्लक्चुएट ना करे। और इसका नाम क्या दिया इन्होंने, CAS, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। और ये सेशन रहेगा 20 मिनट का, 3:15 से लेके 3:35 तक। अब यहाँ पे क्या होगा, सारे ऑर्डर्स जो होंगे, कुछ बाय के होंगे कुछ सेल के होंगे, उनको कैलकुलेट करके जो परफेक्ट मैच करेगा उसके बेसिस पे हम क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर डिसाइड करेंगे। अब ये कैसे काम करेगा मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे हम एक साइड रख लेते हैं बायर को, मतलब डिमांड को, और दूसरी तरफ रख देते हैं सेलर को, मतलब सप्लाई को। अब बायर में यहां पे रखते हैं हम प्राइस, यहां पे रखते हैं क्वांटिटी, यहां पे रखते हैं प्राइस, यहां पे रखते हैं क्वांटिटी। अब देखो कुछ लोग होंगे जो 105 रुपए पे खरीदना चाहेंगे 100 शेयर्स, कुछ लोग होंगे सपोज 104 पे खरीदना चाहेंगे 200 शेयर्स, कुछ लोग होंगे 103 पे खरीदना चाहेंगे
300 शेयर्स। वहीं कुछ लोग होंगे जो 103 पे बेचेंगे सपोज 150 शेयर्स। कुछ लोग होंगे जो 104 रुपए पे बेचेंगे सपोज 250 शेयर्स। और कुछ लोग होंगे जो बेचेंगे 105 रुपए पे सपोज 200 शेयर्स। ठीक है, अब ये प्राइस कैसे डिसाइड होगा उससे पहले एक चीज आप डेवलप कीजिए। देखो, जो व्यक्ति 105 रुपए पे खरीद रहा है किसी शेयर को, क्या वो उस शेयर को 104 रुपए भी खरीद लेगा? बिल्कुल खरीद लेगा। अगर मैं सपोज एक बाइक रख लो, अगर मैं 1 लाख रुपए की बाइक खरीद रहा हूँ, वही बाइक अगर मेरे को 90,000 रुपये मिलेगी तो मैं ले लूंगा? नहीं कि नहीं? ठीक है, कोई चेंज नहीं है। जैसी 1 लाख वाली मिल रही थी वैसी वही बाइक सेम प्राइस पे, सेम वैल्यू के साथ, सेम मतलब एकदम समझ लो एक शोरूम है। एक शोरूम में मेरे को एक टीवीएस की बाइक है, वो 1 लाख रुपए की मिल रही है। और दूसरा शोरूम है, उसमें भी टीवीएस की बाइक सेम मॉडल, सेम कलर, सेम मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो मेरे को 90,000 की मिल रही है। तो मैं क्या खरीद लूंगा? बिल्कुल खरीदूंगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है। अगर मैं शेयर 105 पे खरीद रहा हूँ, तो अगर वही शेयर मेरे को 104 पे मिलेगा तो मैं खरीदूंगा? बिल्कुल खरीदूंगा। वही शेयर अगर मेरे को 103 पे मिलेगा तो क्या मैं खरीदूंगा? बिल्कुल खरीदूंगा। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जो व्यक्ति एक शेयर को 103 रुपए पे बेच रहा है, क्या वो उसको अगर 104 रुपए पे बेचना पड़ा तो बेचेगा? बिल्कुल बेचेगा। क्या वो उस शेयर को 105 पे बेचना पड़ा तो बेचेगा? बिल्कुल बेचेगा। ठीक है, तो ये चीज समझना, 105 वाला 104 पे भी खरीद लेगा, 103 पे भी खरीद लेगा। बेचने वाला 103 पे जो बेच रहा है वो 104 पे भी बेच लेगा, 105 पे भी बेच लेगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब हम एक एक प्राइस को उठाते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे आपका CAS के थ्रू क्लोजिंग प्राइस डिसाइड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्राइस जो हमने उठाया वो है 105 रुपए का। ठीक है, प्राइस जब 105 रुपए था, तो यहाँ पे आप मेरे को बताइए टोटल बायर कितने होंगे? 105 पे टोटल खरीदने वाले कितने होंगे? 100 लोग। टोटल बेचने वाले कितने होंगे 105 पे? तो देखो 105 पे ये भी बेच देगा, ये भी बेच देगा, ये भी बेच देगा, तो टोटल कितने हो गए? 600 लोग। पर टोटल ऑर्डर प्लेस कितने होंगे? देखो, खरीदने वाले 100, बेचने वाले 600, तो टोटल शेयर जो सेटल होंगे वो कितने होंगे? सिर्फ 100 शेयर्स। क्योंकि खरीदने वाले 100 हैं, बेचने वाले 600 हैं, बेशक खरीदने वाले 100 हैं, तो 100 शेयर ही बिकेंगे। बेचने वालों के सिर्फ 100 शेयर्स ही बिकेंगे, क्योंकि खरीदने वाले कितने हैं? सिर्फ 100। तो टोटल मैच कितना हुआ? 100 शेयर का। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे? क्वांटिटी। ये भी क्या है? क्वांटिटी। अब दूसरा प्राइस लेते हैं, प्राइस 104 वाला। अब मेरे को बताइएगा टोटल बायर कितने होंगे? 104 पे कौन कौन खरीद लेगा? देखो, जो 105 पे खरीद रहा है वो भी 104 पे खरीद लेगा, और 104 पे जो पहले से खरीद रहे हैं वो तो खरीदेंगे। तो टोटल बायर कितने हो गए हमारे? 300। सेलर कितने होंगे? 104 पे कौन कौन बेचेगा? 105 वाला नहीं बेचेगा, क्योंकि उसने क्या बोला है? मैं 105 पे बेचूंगा, 104 पे नहीं बेचूंगा। ठीक है, तो 104 पे 103 वाला बेच लेगा और 104 वाला बेच लेगा। तो टोटल बेचने वाले कितने हो गए? 400। तो टोटल शेयर सेटल कितने होंगे? टोटल शेयर सेटल होंगे आपके 300, क्योंकि खरीदने वाले 300 है, बेचने वाले 400 है। तो टोटल शेयर जो सेटल होंगे वो कितने होंगे? 300 शेयर सेटल हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट प्राइस लेते हैं हम, प्राइस 103 रुपए का। 103 पे बायर कितने हैं? 103 पे बायर कितने हैं? ये सारे के सारे लोग 103 पे खरीद लेंगे। जो 105 पे खरीद रहा है वो भी 103 पे खरीदेगा, जो 104 पे खरीद रहा है वो भी 103 पे खरीद लेगा, और 103 वाला तो खरीदेगा ही 103 पे। तो टोटल बायर कितने हो गए हमारे पास? 600। टोटल सेलर कितने होंगे 103 पे? सिर्फ ही इतने, क्योंकि ये नहीं बेचेगा, ये नहीं बेचेगा, तो टोटल सेलर कितने हुए? 150। अब यहाँ पे टोटल ऑर्डर कितने मैच होंगे? देखो, खरीदने वाले बेशक 600 हैं, बेचने वाले सिर्फ 150 हैं, तो 150 शेयर ही खरीदे जाएंगे और 150 शेयर ही बेचे जाएंगे। तो टोटल क्वांटिटी कितनी मैच हुई? 150। अब इन तीनों में से देखो, पहले वाले में क्या था? 100 शेयर सेटल हो रहे थे, दूसरे में 300 शेयर सेटल हो रहे थे, तीसरे में 150 शेयर सेटल हो रहे थे। तो सबसे ज्यादा शेयर किस में सेटल हो रहे हैं? दूसरे वाले में। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग प्राइस। ये हो गया हमारा क्लोजिंग प्राइस 104 रुपए। ऐसे जिस रेट पे सबसे ज्यादा शेयर सेटल हो रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा बिक भी रहे हैं और सबसे ज्यादा खरीदे भी जा रहे हैं, ठीक है, बाय एंड सेल सबसे ज्यादा हो रहे हैं जिसमें, वो प्राइस क्या होगा? हमारा क्लोजिंग प्राइस।
ठीक है, ऐसे डिसाइड किया जाएगा। अब ये जो क्लोजिंग प्राइस है, ये जो सीएएस के थ्रू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या सभी शेयर का सीएएस के थ्रू होगा? नहीं। फिलहाल ये इनिशियल शेयर में स्टार्ट किया तो ये सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होगा? सिर्फ उन शेयर्स के ऊपर, उन स्टॉक्स के ऊपर जिनके डेरिवेटिव अवेलेबल है। डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह अवेलेबल है। सिर्फ उन शेयर्स के प्राइस, क्लोजिंग प्राइस सीएएस के थ्रू कैलकुलेट होगा। और वही अगर जिन शेयर के हमारे डेरिवेटिव्स, जिन स्टॉक्स के हमारे डेरिवेटिव अवेलेबल नहीं है, उनका प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा? अभी भी VWAP के थ्रू, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के थ्रू। और वहीं जिन स्टॉक्स का हमारे पास डेरिवेटिव्स अवेलेबल है, उनका क्लोजिंग प्राइस किसके थ्रू कैलकुलेट होगा? CAS, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन के थ्रू। और ये कितने मिनट का होगा? 20 मिनट का। कब से कब तक? 3:15 से 3:35 तक। ठीक है, तो ये था हमारा सेबी सर्कुलर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। बहुत जल्द मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।